नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 16 सेट कर चुके हैं और आज हमारा ये 17वां सेट है जो कि 10 जनवरी 2021 को पहली शिफ्ट में हुआ था। और इसके अंदर जो पहला सवाल है वो है, वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया तो स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी टेक्स्ट बुक पर एक धमाकेदार ऑफर चल रहा है जिसमें यदि आप लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो यहाँ पर शुरुआती जो 8 दिन में आपको 8 प्राइज मिलने वाले हैं लकी विनर को, जो इस टेक्स्ट बुक लाइफ टाइम वाले पास से एनरोल करता है। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 50 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें एक बाइक है, 3 एलईडी टीवी है, 4 आईपैड लकी विनर को मिल सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जैसे ये आप लाइफ टाइम पास ले सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। जो एग्जाम में पैटर्न या फिर डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम से, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे। महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो वर्तमान में उनकी आयु कितनी थी? तो जो उनका वर्तमान अनुपात है 6:7 है। पहले उनका अनुपात कितना था? 9:11 था। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2 का, और यहाँ है 1 का। तो डिफरेंस से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? ऊपर तो 9:11 ही है, नीचे यदि मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 12 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 14 हो जाए। अब दोनों का डिफरेंस बराबर हो चुका है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। आपको 3 की वैल्यू ये किस डिफरेंस 15 के बराबर दे रखा है, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी और 1 की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। और वर्तमान पूछा है किसकी? महेंद्र की। तो महेंद्र की 15 है, 5 को इस 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60 आएगा। ये इस महेंद्र की हो चुकी है। यदि जाहिद की वर्तमान पूछे तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि आएगा 70। क्वेश्चन नंबर 8, पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल है। टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटे, दूसरा नल 1 दिन लेता है और तीसरा 18 घंटे। यानी कि पहला नल है जो 6 घंटे लेता है, दूसरे नल की बात करें तो 1 दिन का मतलब 24 घंटे लेगा, तीसरा 18 दिन लेगा। अब उसके अंदर एक नल और है, यानी कि एक छेद था जिससे 18 घंटे में पूरा टैंक खाली हो सकता है। और 1 घंटे बाद छेद का पता लगा और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया। तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? एक नल और था, एक नल क्या, एक छेद था जिसकी वजह से टैंक खाली हो रहा था। तो इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आप जब करोगे तो 72 आएगा। तो 72 से अब इफिशिएंसी रेशियो कितना आ जाएगा? ये तो है टोटल वर्क, और इफिशिएंसी का रेशियो आएगा जो इसमें आप भाग दोगे तो ये 12 आ गया, यहाँ 3 आएगा। यदि 18 को भाग दोगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। ये इनका इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो 1 घंटे तक तो हमें पता भी नहीं चला और ये -4 है। तो क्या होगा कि 1 घंटे तक तो पता भी नहीं चला, तो ये चारों जो है 3 नल और एक छेद चालू रहे थे। तो ये क्या हुआ? ये 4 से 4 तो चला जाएगा यदि हम इन सबको जोड़ेंगे, तो कितना बचा? 15। यानी पहले घंटे में तो केवल 15 ही भर पाया है वो, बाकी तो बाहर निकल गया। अब 15, 72 में से 15 यदि आप घटाते हो तो कितना बचता है? यानी टोटल कितना था? 72 था टंकी का वॉल्यूम, और हमारे पास 15 ही भर पाया है। तो कितना बच चुका है? अब बच चुका है आपके पास 7 और 1 57 बच चुका है। अब कितना है? अब हमने छेद को बंद कर दिया है तो ये खत्म हो चुका है, बाकी इतना ही बचा है हमारे पास। तो 12 + 3 15, 15 + 4 19। तो ये जो 57 टोटल वर्क बचा है, इसको हम 19 से यदि डिवाइड कर देते तो हमारे दिन आ जाएंगे कि कितने दिन में भर पाएगा। तो 19 से ये जाता है 3 बार, यानी 3 दिन तो यहाँ लगे हैं और 1 दिन ये 15 भरने में लगे थे। तो टोटल कितने दिन लग गए उनको? 4 दिन लग गए। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। यदि अंकों के क्रम को उल्ट दिया जाता है तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाती है। मूल संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाती है। तो देखो क्या है, वो कह रहा है कि एक संख्या है,
कि संख्या थी ये कोई। अब इसको यदि हम 3 गुना कर देते हैं और यदि इनके अंकों को पलट देते हैं और इसमें यदि 1 जोड़ देते हैं तो ये दोनों बराबर हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं इनको उल्ट देता हूं, तो ये आ जाएगा 41, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 14 और इसको आ जाएगा 23। ये आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, मूल संख्या का 3 गुना करना है। और देखो ये मूल संख्या का 3 गुना, और यदि मैं इसको इधर ले आता हूं 3xy माइनस 1 बराबर xy, ऐसा है कि मैं क्या करूंगा, मूल संख्या को 3 गुना करके -1 कर दूंगा तो जो है उस संख्या का उल्टा आना चाहिए। तो देखो 14 को यदि हम 3 गुना करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 42, और 42 में से आप यदि 1 घटाओगे तो 41 आ जाएगा। तो ये देखो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी भी करके देख लेते हैं। 23 को यदि हम 3 से करेंगे तो 23 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 69 आता है, और 69 में से 1 घटाओगे तो 68 आएगा, जो कि 32 तो नहीं है। 41 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा 100 से भी। और 32 को यदि 3 से करोगे तो 96 आएगा, और 96 में से 1 घटाओगे 95 आएगा। तो ये हो चुका है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, सरलीकरण कीजिए। इनको जोड़ना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि देखियो पॉइंट के बाद 3 अंकों तक है संख्या, तो पॉइंट के बाद देखो ये तो एक बार है, ये पॉइंट के बाद 2 अंकों तक है, ये 2 स्थानों तक, ये 3 स्थानों तक है, तो सबसे लास्ट में तो 8 आएगा। अब देखो 8 पॉइंट के बाद 3 स्थान पे किस में है, इसमें है, तो आपको इनको जोड़ना ही नहीं पड़ा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है और वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितना दूरी तक ले जाना चाहिए जिससे कि उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। तो ऐसा सेम सवाल बस कुछ और पूछा था उसमें, ये कल के पेपर में आया था सेकंड शिफ्ट में। तो देखिए क्या है कि सीढ़ी पहले ऐसे रखी हुई है और यहां उसकी ऊंचाई दीवार पे 3 है, सीढ़ी की लंबाई 5 है, ये था। कुछ देर बाद में क्या है कि सीढ़ी को 4.8 ऊंचाई तक ले जा दिया गया है, तो वो क्या होगी, नीचे से कुछ अंदर की तरफ सरक जाएगी। अब ये पूरी ऊंचाई कितनी है, 4.8 है, 4.8 है, यहां से लेकर यहां तक पूरी ऊंचाई 4.8 है। तो पूछा है कि इसको उसका सिरा, हाँ, कितनी दूरी तक ले जाना, ये सिरा कितनी दूरी तक सरका है, ये ऊंचाई पूछी है उन्होंने। तो देखिए पहले जो ये त्रिभुज बना है उसमें ये 3 है, ये 5 है, तो एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। तो ये जो नीचे वाली लंबाई है ये कितनी आ गई, हमारी पूरी की पूरी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। अब देखिए जो दूसरा त्रिभुज है उसमें सीडी की लंबाई तो 5 ही रहेगी, और जो ये ऊंचाई है वो 4.8 हो चुकी है, 4.8 हो चुकी है। तो देखिए 4.8, तो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि एक ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25, 7, 24, 25। यदि हम इसको डबल करता हूं, मैं इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करता हूं सबको, तो कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 4.8 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 5.0 ये आ जाएगा। तो सीडी की लंबाई देखो, ये ट्रिपलेट काम कर रहा है 5 और ये 4.8 हो चुकी है इसकी ऊंचाई। तो जो ये वाली लंबाई है ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 1.4। तो ये इससे 1.4 आ चुकी है। अब पूरी 4 है, 1.4 घटाओगे तो 2.6 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो चुका है, ऑप्शन नंबर 3। तो एक तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। अब आप कहो कि हमें सर ये ट्रिपलेट कैसे ध्यान में रहेगा, तो नहीं रहे तो किस प्रकार कर सकते हैं हम कि ये आ चुका है 25, 5 से आ चुका है 25, यानी कि इस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना है 4.8 का करोगे आप स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर जो आंसर आएगा वो 1.4 का
स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों बराबर थे, दोनों घटकर मान 0 आ चुका है। और कहां से, 0 से 90 के बीच में वो वैल्यू होनी चाहिए थीटा की। तो थीटा बराबर 45 पर ऐसा होता है कि थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर होता है। तो थीटा 45 हो चुका है हमारा, कितना हो चुका है 45। बस अब इस सवाल में ये रखना है। और ये सवाल कल वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो अब इसका क्या होगा, साइन की जगह रखेंगे हम, तो आएगा 1/2 अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस 1/2 अंडर रूट का होल स्क्वायर, होल क्यूब है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा इसका मान। इन दोनों को आप यदि जोड़ते हो तो ऊपर हो गया 2 अंडर रूट 2 से 2 कट जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, इस प्रकार का सवाल विकल्प पूछा गया था। तो देखिए क्या है कि ये, अब इसमें हम जानते हैं कि जब एक वर्त के अंदर एक त्रिभुज बना होता है और उसको एक स्पर्श रेखा स्पर्श करती है, तो ये त्रिभुज के साथ यदि ये बाहर का जो कोण बना हुआ है ये विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक कंडीशन से, तो ये यदि 72 था तो हमारा ये कोण भी, पी कोण भी 72 हो जाएगा। दूसरी चीज उसने क्या दी है, बीपी बराबर बीक्यू दिया है। ये बीपी जो रेखा है इस बीक्यू के बराबर है। यदि ये बीक्यू बराबर है तो इसके सामने का कोण, दोनों भुजाएं बराबर, तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण, ये भुजा बराबर इस भुजा के, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यदि ये 72 तो ये 72, इन दोनों को आप जोड़ के 180 में से घटाओगे तो ये जो ये वाला कोण है ये 36 डिग्री आपका आ जाएगा। 180 माइनस आपको 144 करना है, 36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, छायाकृत भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायाकृत भाग, ये वाला जो भाग है ये छायाकृत भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना है, 15 × 8 करोगे, लंबाई × चौड़ाई, तो 120 आ चुका है हमारा आयत का क्षेत्रफल। और ये एक टुकड़ा है जो वर्त का चौथाई है, तो चारों टुकड़े मिलके एक वर्त बन जाएगा जिसकी रेडियस कितनी है 3। तो वर्त की कितनी होगी, πr², यहाँ पाई का मान 22/7, आर का मान 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब आपको इसमें से हम घटा देंगे, यानी आयत के क्षेत्र में से हम किसका क्षेत्र, वर्त का क्षेत्र घटा देंगे। ये कितना आ चुका है 22/7। तो 22 को मैं तोड़ देता हूं, 2 × 11 में 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 18 × 11/7, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7 से 12 7 84, 840, इसको करेंगे 198 आएगा 7। यदि पूरा 198, ये यदि पूरा 200 घटाया जाता तो 640 आता, मगर 2 कम घटाया है तो 642 आ जाएगा बट्टे 7। अब आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि एक कमीज का सेलिंग प्राइस बेचने पर 1 रुपए है, यानी एक कमीज का सेलिंग प्राइस कितना है 1, तो 20 कमीजों का सेलिंग प्राइस कितना होगा 20 रुपए, और उसको लाभ कितने का हुआ है 5 का लाभ हुआ है। कितने का, 5 कमीजों के बिक्री मूल्य का, यानी 5 रुपए का लाभ हुआ है, क्योंकि एक कमीज को बेचने पर 1 रुपए मिलता है और 5 कमीजों को बेचा तो 5 रुपए मिले, तो उसको लाभ कितने का हुआ 5 रुपए का। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। हमारा क्रय मूल्य प्लस 5 रुपए जो कि लाभ है बराबर विक्रय मूल्य। तो अब क्रय मूल्य कितना आ चुका है, इससे आप 20 में से 5 घटाओगे तो 15 आ चुका है। अब पूछा है आपका लाभ प्रतिशत, तो 5 का लाभ हुआ है में 15 पे इंटू 100, ये आ जाएगा आपका, घटाओगे तो 1/3 जो कि वैल्यू होती है 33.33% की। यहाँ ये ऑप्शन नंबर कितना होगा,
कोई भी नहीं दे रखा है। ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ये सवाल गलत है क्योंकि इसका आंसर 33.33% आएगा, 33.33% आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। 40 छात्र है, माध्य कितना है? 68 है इनका। 40 छात्रों का 68 माध्य है। बाद में यह पता चला कि अंक 25 को कितना लिख दिया गया? 45 लिख दिया गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 20 कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा क्योंकि उसने 25 को 45 लिख दिया है। अब ये जो 20 नंबर कम करने पड़ेंगे, टोटल कितने छात्र है? 40 छात्र है, तो ये 20 नंबर सब में से कम होगा 40 में से, क्योंकि ये 40 में बटा है पूरा का पूरा। तो 1 का कितना कम आया? 0.5 कम आया। यदि हम इसको भाग देते हैं तो 0.5 हो चुका है, जो यानी कि एक छात्र में से हमको कितना कम करना पड़ेगा? 0.5। तो टोटल कितना था? 68। हर छात्र को माध्य का मतलब यही तो है कि एक छात्र को कितना मिला? 68। तो 68 में से 0.5 यदि आप कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 67.5, जो कि हमारा आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 20, सरलीकरण कीजिए। अब इसको सरल करना है आपको, तो एक तो इसको भाग दोगे तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा। यहाँ 9 ऐसा का ऐसा, इनको घटाओगे तो 2 ही आ जाएगा। अब देखिए ये 7 है और 7 + 31 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, देखो इसका अंडरूट कितना आएगा? 6। 6 + 19 कितना हो जाएगा? 25। 25 को अंडरूट करोगे तो 5 आ चुका है, और 5 को 8 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो 40 आ जाता है, और 40 में 185 हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40 जोड़ते हैं तो 180, 220, 225 आ जाएगा, जो कि होता है 15 का अंडरूट। तो 15 का अंडरूट प्लस 66। अब 60 और 15 75 होते हैं, 6 ज्यादा है 75 से, तो 81 हो चुका है। अंडरूट 81 किसका? 9 का मान आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 28, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो सकती है। कि 2 से 10 तक वो विभाजित हो रही है, यानी हमें क्या करना है? 2 से 10 तक की संख्याओं का एलसीएम लेना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये संख्याएं हैं। अब आप इनमें देख लीजिए कि सबसे बड़ी 2 की पावर कौन सी है? तो यहां देखते हैं, यहां मिलेगी हमें 2 की सबसे बड़ी पावर, 2 की पावर 3। अब 3 की सबसे बड़ी पावर तो वो 9 के अंदर मिलेगी, 9 की पावर 2। 5 की सबसे बड़ी पावर, 5 की सबसे बड़ी पावर हमको मिलेगी यहां से, a की पावर है, चाहे यहां देखो चाहे 10 में देखो। बाकी और क्या बचा है? 7 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, जो कि यहाँ पे। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा एलसीएम आ चुका है। अब आपको इसको करना है, तो ये होता है 8, 8 ने 72, 72 को यदि हम 5 से करते हैं 360 आएगा, और 360 इंटू 7 इसको करोगे आप तो 25, 20, ये आपका आंसर नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सुशील एक कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है और बिशन वही कार्य को 18 घंटे में, तो वे साथ मिलकर कितने में करेंगे? तो आप बस ऐसा सवाल पूछे कि ये इतने में कर सकता है, ये 18 में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने में? तो 15 इंटू 18 बट्टे 15 प्लस 18, इस तरीके से आप जल्दी से कर सकते हैं। तो देखो ऊपर नीचे वालों को यदि हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएंगे 33 आ जाएंगे। इसको काटा तो 3 से काटा तो ये 5 बार जाएगा, और ये 3 से काटा तो 11 बार जाएगा। तो ऊपर आ चुका है 90, नीचे आ चुका है 11। अब इसको यदि आप भाग दोगे तो 11 8 बार गया 8, और बचा 2/11, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि एबीसी एक त्रिभुज के आंतरिक कोण है। तो इसका मतलब क्या है कि आंतरिक कोण है त्रिभुज के, तो एबीसी बराबर 180 डिग्री के होंगे। तो हम यदि
ए को उधर ले जाते हैं, क्योंकि हमारा बी प्लस सी 7 दे रखा है और ए अलग दे रखा है, तो मैं यदि ए को उधर ले जाता हूं तो यह हो जाएगा। अब दोनों तरफ 2 से यदि डिवाइड कर देता हूं तो इधर भी 2 आ गया और इधर भी पूरे के 2 से डिवाइड कर दिया है, तो ये BC/2 किसके बराबर हो जाएगा? 180 को यदि 2 से डिवाइड करते तो 90 आ जाता है और ये A/2 आ जाता है। तो ये इसका मान आ चुका है B प्लस C/2 का कितना? 90 माइनस A/2। तो जब आप यहां पे इसको मान को रखोगे तो देखो cos स्क्वायर 90 माइनस A/2 का मान कितना आएगा? ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, क्योंकि 90 पे वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन स्क्वायर A/2 आ जाएगा। इसी प्रकार एक और था इसमें, कोट स्क्वायर A प्लस B/2, तो यहां से आ जाएगा कोट स्क्वायर 90 माइनस C/2 और ये हो जाएगा, फिर 90 पे वैल्यू चेंज, तो ये tan स्क्वायर C/2 इस प्रकार हो जाएगा। अब जब आप ये वैल्यू यहां पर रखोगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एंगल है सेम, तो इसका मान आ जाता है 1। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मान भी 1 आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाली आप वैल्यू रखोगे यहां पर। तो 1/1 1। क्वेश्चन नंबर 34, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती है? तो आपको एक नंबर ध्यान रखना है कि इसने क्या पूछा है, 1 से और स्वयं से, यानी उसने प्राइम नंबर पूछे हैं, अभाज्य संख्याएं पूछी है जो किसी और से भाग नहीं जाती। तो देखिए कि एक नंबर याद रखना आपको 4 4, फिर इसका आधा 2 2, फिर 3 2, इसका उल्टा 2 3 21। ये नंबर आपको याद करना है। बस ये यदि आपने नंबर याद कर लिया तो ये क्या चीज है, ये 4 है जो 0 से लेकर 10 के बीच में अभाज्य संख्याएं, ये 10 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं, ये 20 से 30 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं, ये 2, और ये है 30 से 40 के बीच की अभाज्य संख्याएं। इसको यदि हम करें तो 40 से 50 के बीच की, ये 50 से 60 के बीच की, इस प्रकार ये चलता जाएगा। तो उसने क्या कहा है, 2 से लेकर 30 के बीच की अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो देखो 10 तक कितनी आती है, 4 संख्याएं आती है, जिसमें 2 भी आता है, मगर हमको कहा है 2 से बड़ी, तो यानी 2 को काउंट नहीं करना है यहाँ पे। तो 2 को काउंट नहीं किया तो 10 तक कितनी आई, 3 संख्याएं। अब 10 से 20 के बीच में कितनी आ जाएगी, 4 संख्याएं, और 20 से 30 के बीच में कितनी आई है, 2 संख्याएं। ये आ चुकी है टोटल। तो कितना हो गया, 9 संख्याएं आपकी आएगी अभाज्य संख्याएं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा, न कि 4। क्वेश्चन नंबर 35, सरलीकरण कीजिए, इसको अब सरल करना है। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा, माइनस ये, तो अब इनको सरल करना है, यहां से आया 3 3 5 15, ये 15 हो चुके हैं, वो भी माइनस का 15, भाग देने पर क्या आएगा, 3/2। 3/2 देखो मैं लिख ले 5 1/3। अब इसको यदि मैंने पूरा सोल्व किया तो माइनस 3/2 ये आ चुका है। अब क्या होगा, 3 से 3 चला जाएगा और ये आएगा 5/2 माइनस का, तो माइनस माइनस, ये अंदर वाला माइनस और बाहर वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं, और ये आ जाएगा 2.5। तो ये आप लिख सकते हो 74.5। क्वेश्चन नंबर 40, पिछले पेपर में यहां क्या है, एचसीएफ पूछा था आपसे। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों के अंदर कॉमन होता है। एलसीएम क्या होगा, हम वो लेंगे जिसकी सबसे ज्यादा पावर हो इसके अंदर। तो देखो दोनों में सबसे जो ज्यादा पावर है उनको हम लेते जाएंगे। जैसे 2 की पावर सबसे ज्यादा किस में है, यहां पे दे रखी है, 2 की पावर 4 ले लेंगे हम। और यदि 2 की, अब 3 की देखते हैं तो 3 की पावर 6 सबसे ज्यादा है। 5 की पावर देखें तो यहां पर है 5 की पावर 5, बस आपको सबसे ज्यादा पावर लेनी है। और 7, तो 7 की यहां है पावर सबसे ज्यादा, 7 की पावर 2, तो ये आपका हो चुका है एलसीएम। अब बात करते हैं यदि एचसीएफ आपसे पूछते तो क्या हो। एलसीएम तो देख लो आपका आ चुका है,
2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 5, 7 की पावर। एचसीएफ पूछते तो क्या लेते हैं आप, जो कॉमन है यानी सबसे कम पावर लेते हैं हम। तो सबसे कम पावर कहाँ पर है, यहाँ पर 2 की पावर 2 आता, और 3 की पावर भी कम वाली 3 की पावर 4 आती, 5 की पावर 3, और 7 तो दोनों में है ही नहीं, तो 7 को तो लेना ही नहीं है। तो ये हमारा एचसीएफ आता यदि आपसे एचसीएफ पूछते। क्वेश्चन नंबर 50, सुनील हर माह अपने मासिक वेतन का 51,000 है, उसका 2/17 बचाता है, तो उसने कितना बचाता है वो पूछा है प्रति माह है। तो 51,000 का हमको 2/17 निकालना है, ये वो करवाना चाहता है हमसे। तो 17 को आप जब 51 से काटोगे तो यहाँ 3,000 आ जाएगा, और तो ये हमारा 6,000 आ चुका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें कहा गया है कि x-3 इस समीकरण का एक गुणज है। यदि गुणज है तो x का मान 3 रखने पर ये समीकरण का मान 0 आना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर इसका मान रखना है, बराबर 0 करना है, उससे हम k का मान निकाल सकते हैं। तो 3 की पावर 4 कितना होता है 81, माइनस 3 27 दूनी 54 आ जाएगा, और यहाँ 2 पावर है 9, 9 3 27 आ जाएगा, -3 प्लस k बराबर किसके करना है 0 के। अब यदि आप इनको सॉल्व करना है, 81 माइनस 54 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 27, प्लस 27 माइनस 3 प्लस k बराबर 0। यहाँ से ये 54 माइनस 3 कितना हो जाएगा 51, प्लस k बराबर 0। तो k का मान कितना आ जाएगा -51 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया है कि 11 क्या है, इनका माध्य है, तो k का मान हमें बताना है। तो देखो इन सबको जोड़ो कितना आया 10 20 30 40 50 60 70 आ चुका है। अब 1 10 15 15 और 5 20 20 और 8 28 28 और 9 37 37, तो ये आ चुका है 107। 107 किसके बराबर होगा, टोटल 107 आ चुका है, और कितनी संख्याएं हैं तो 10 संख्याएं, इसको डिवाइड कर दो आप टोटल को, तो ये माध्य आ जाएगा जो कि हमारा 11 है। तो 11 है तो प्लस के भी आएगा इसके अंदर, क्योंकि ऊपर के भी तो है। 107 प्लस के बराबर किसके आ जाएगा 110 के आ जाएगा। तो के का मान इससे कितना आ चुका है, के का मान इससे 3 आ चुका है। तो एक तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा एक और मेथड है, यदि ये संख्याएं बड़ी होती, यहाँ पर ये छोटी छोटी थी इसलिए इनको जोड़ने में मुझे टाइम नहीं लगा, यदि बड़ी होती तो एक चीज होती है कि माध्य विचलन। इनका माध्य यदि 11 है तो हर संख्या उससे कितनी विचलित है, जैसे ये 11 कुछ भी विचलित रही है, ये 19 है तो 19 में से यदि 11 घटाओगे आप तो ये प्लस का 8 विचलित है, और यदि ये 5 में से 11 घटाओगे तो ये -6 विचलित है। यानी कि ये इस माध्य से कितना कम है ज्यादा है, ये क्या होता है माध्य विचलन। तो ये माध्य विचलन का मान सभी संख्याओं के माध्य विचलन का योग 0 होता है। इस प्रकार से कर सकते हैं जब संख्याएं बड़ी हो तो देखो वो किस प्रकार से हम करेंगे। जैसे 11 है यहाँ पर, तो 11 में से ये माध्य घटाएंगे सब में से, तो 11 में से घटाया तो कितना आया 0। 19 में से यदि आप 11 घटाते हो तो 8 आएगा, और 5 में से यदि घटाओगे तो -6 आएगा। 11 में से चिन्ह के साथ लिखना है हमको, क्योंकि इन संख्याओं में से माध्य को घटाना है, और इसमें से घटाएंगे तो -1 आएगा। k को भी छोड़ दो। 13 में से घटाएंगे तो 2 आएगा, 12 में से 1 यहाँ आएगा 3 इसका माइनस का, 15 में से 4 आएगा, 14 में से 3 आएगा। तो ये माध्य विचलन आ चुका है।
इन सब का के का भी जो माध्य विचलन है वो भी होगा, और उन सब को जोड़ने पर कितना आएगा, आपका मान आना चाहिए 0। के का माध्य विचलन कितना होगा, के में से 11 घटाएंगे वो के का माध्य विचलन होगा। तो देखो क्या है कि सबकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो देखो हम इनको जोड़ते हैं, अब जोड़ोगे आप तो 8 प्लस प्लस के जोड़ देते हैं, पहले 8 हो गया, और ये 2 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18। उसके बाद -6 और 1 7, 7 और 3 7 और 3 10, तो माइनस का 10 और प्लस के -11 बराबर 0, ये आ चुका है। अब यदि आप इसको घटाते हो 8 प्लस के -11 बराबर 0, ये तो 8 आ चुका है। तो अब के का मान कितना आएगा, ये आ चुका है, आप किया इसको तो माइनस का 3 और उधर जाकर कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हो कि के का मान कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 58, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। कविता, अनीता और बबीता 3 है। इसके पास यदि 100 है तो इसके पास 80 हो गया, क्योंकि 20% कम। इसके पास 28% कम है तो 28 72 हो गया, यदि 28 100 में से कम करें। अब पूछा है कि बबीता के पास अनीता से कितना, अनन्या से कितना कम है, तो इन दोनों का आप रेशियो ले लो, ये 10 आएगा और ये 9 हो जाएगा यदि हम इनको सॉल्व करें। तो कितना, 1 कम है कितने पे, 10 पे, ये पूछा है आपको, तो 10% हो गया है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 59, अमृत ने 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ धनराशि उधार ली। अभिषेक ने उतने ही समय के लिए उतने ही धनराशि उसी दर पर चक्रवर्ती 6 माही चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली। यदि अभिषेक ने ब्याज के रूप में अमृत से 50 रुपए अधिक का भुगतान किया तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी धनराशि उधार ली। देखो इसने भी 1 साल के लिए लिया है और इसने भी 1 साल के लिए लिया है, मगर इसने चक्रवर्ती पे लिया है, इसने साधारण ब्याज पर लिया है। तो साधारण ब्याज पे तो चाहे आप 1 वर्ष के लिए लो या 1 वर्ष क्या 6 माही लिया है इसने, चक्रवर्ती ब्याज पर 6 माही यानी 6 महीने में उसका ब्याज काउंट होगा। तो साधारण ब्याज में चाहे आप 6 पे लो, 3 पे लो, बराबर रहता है, 1 पे लो, सारा बराबर रहता है। और चक्रवर्ती ब्याज में यदि हम कहते हैं 6 माही तो ये चेंज हो जाएगा आपका। तो देखिए 6 माही का मतलब है कि यदि आपका पूरा 1 साल है तो ब्याज आपका 6 माह पे काउंट हो रहा है, तो 6 माह 1 साल में कितने डिवाइड हो जाएंगे, 2 6 माह हो जाएंगे। तो यानी कि 6 महीने बाद आपका ब्याज काउंट होगा, फिर 6 महीने बाद ब्याज काउंट होगा। पूरे साल कितना लग रहा था 10, तो यदि वो 6 माह बोला है तो पहले 6 महीनों के लिए 5% ब्याज पर ही काउंट होगा, फिर अगला भी 5% ब्याज काउंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्याज तो हो चुका है आधा जब हम 6 महीनों की बात करते हैं, और साल कितने हो गए हैं, 2 हो गए, एक 6 महीने का ये और एक 6 महीने का ये। साल कहना सही नहीं है, हम कह देते हैं एक पीरियड 6 महीनों का ये है और एक 6 महीनों का पीरियड ये है। ये 2 पीरियड हो चुके हैं और दर कितनी हो चुकी है, आधी हो चुकी है 5%। यानी कि वो क्या पूछना चाहता है। और साधारण ब्याज पे तो आपको 10% को ये हम 6 माह में तोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5% हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ एक्स्ट्रा आएगा। तो इस प्रकार से वो ये पूछना चाहता है कि जो 2 साल के ब्याज का अंतर होता है उसी प्रकार से ये सवाल होगा कि 2 पीरियड का ब्याज का अंतर कितना आ रहा है 5% से। तो देखो आप सीधा फॉर्मूला रख दीजिए, इसका सबसे आसान है कि डिफरेंस बराबर क्या होगा, मूलधन इंटू r/100 का होल स्क्वायर, ये होगा। दर यहां पर कितनी आपकी 5% है, 10% नहीं है। P निकालना है हमें, डिफरेंस उसने 50 रुपए दिया है,
आर की वैल्यू कितनी है 5/100 स्क्वायर। तो यहां से पी का मान कितना आ जाएगा आपका, पी का मान आ जाएगा आपका, ये आ चुका है 25/100 का स्क्वायर कर देते हैं बस इस प्रकार। इसको आप यदि उधर लेके जाते हो तो पहले तो काट देते हैं इससे 2 बार, अब उधर जाएगा ये तो 20,000 आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है, यानी कि इसकी साधारण ब्याज पर दर काउंट करते हैं। 2 साल की कितनी आई 10 आ चुकी है। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज पर काउंट करनी है इसकी 2 साल क्या 2 पीरियड की, ऐसे बोलो। अब यदि चक्रवृद्धि ब्याज की काउंट करनी है तो 6 माह पर हो रहा है तो 5 + 5 + 5 × 5 25/100। तो इससे कंपाउंड दर कितनी आ जाएगी 10.25 आ जाएगी। इन दोनों को यदि दर को घटाओगे आप 0.25, जिसकी वैल्यू आपको 50 दे रखी है, तो 25 किसके बराबर आ जाएगा, 2 जीरो उधर चली जाएगी पॉइंट से, 5000 आ गई। 2 से यदि काटते हैं तो 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25 से 200 आ गई। यदि आप 100 की वैल्यू निकालनी है आपको तो 2 जीरो और लग जाएगी, तो ये 20,000। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 660 है। तो विषम में क्या होगा, हर बार 2 बढ़ता जाएगा, यानी कि उसने सभी विषम कहा है। यदि हम सभी विषम लो चाहे सभी सम लो तो हमें 2 बढ़ाते जाना पड़ेगा। तो यदि पहली संख्या x है तो दूसरी आप क्या लोगे, x + 2 ले लो। तीसरी क्या लोगे, x + 4 ले लो। चौथी क्या लोगे, x + 6 ले लो। ये 4 संख्याएं हो गई। इनको यदि आप जोड़ते हो तो ये 4x आ जाएगा, और यहाँ यदि जोड़ते हो तो 12 आ जाएगा, जो कि क्या होगा 160 के बराबर होगा। तो 4x किसके बराबर हो जाएगा, इसको यदि हम उधर करते हैं तो 148 आ जाएगा। तो x बराबर यदि 4 से डिवाइड करोगे आप तो आपका आंसर आ चुका होगा 37, जो कि सबसे छोटी संख्या है। यदि आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछती तो ये होता, इसमें क्या करते हैं आप, जो 37 आया उसमें 6 जोड़ देते तो आपकी सबसे बड़ी संख्या होती। तो अब आपको क्या करना है, तो आगे से आप क्या करेंगे कि आप ये दिमाग में ध्यान रखेंगे कि यदि विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा है कि 4 विषम संख्याएं, तो हमने कितनी बार जोड़ा 2 फिर 4, यानी 2 का 2 बढ़ाते गए, पहले 2 जोड़ा फिर 2 + 4 + 6, इस प्रकार कर दो आप। यदि 5 संख्याएं पूछते तो +8 और आ जाता। तो यहाँ इन सब को जोड़ लो सबसे पहले आप मन के अंदर कि 4 संख्याएं तो 2 से स्टार्ट करेंगे 3 बार तक, 2 + 4 6 + 2 + 4 6 + 6 12। तो 160 में से डायरेक्ट आप 12 घटा दो 148, और इसको टोटल कितनी संख्या आई थी, 4 संख्या थी, तो 4 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 37। इससे क्या है कि आपको ये जो लिखने में है ये टाइम बचेगा। वो कहता है कि 5 संख्याएं हैं, तो मैं क्या करता, तो 5 संख्याएं होती तो मैं मन के अंदर जोड़ लेता, 2 + 4 + 6 + 8 यहां तक जोड़ लेता, और इसको 180 में से घटा देता, जो भी आता उसमें 5 का भाग दे देता। इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 61, 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो देखो आपको क्या करना है कि लास्ट सम पूर्णांक कौन सा है। 2 से 281 का मतलब है कि स्टार्टिंग से ही जो सम पूर्णांक है, इससे पहले तो कुछ आता नहीं है, 1 आएगा 0 आएगा, तो 1 तो सम है नहीं। तो वो कह रहा है कि शुरू से लेकर जो सम पूर्णांक है उनका योग। तो लास्ट हमको चेक कर लेना है पहले कितना है, तो 280 लास्ट है, सम पूर्णांक है जो। अब आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सम पूर्णांक निकालने हैं। तो टोटल नंबर कैसे निकलेंगे, जो लास्ट है उसको 2 से यदि आप भाग कर दोगे तो ये टोटल सम पूर्णांकों की संख्या आ जाएगी, जो कि है 140 हमारे टोटल यहाँ सम पूर्णांक है। अब बस आपको क्या करना है, 140 आपको फॉर्मूला लगाना है n+1 फॉर्मूला। बाकी फॉर्मूला ना भी ध्यान रखो, ऐसा ध्यान रखो 140 है, इसमें बस 140 लिखेंगे, बाद में एक ज्यादा लिख देंगे 141 लिख देंगे, ये करेंगे। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, मल्टीप्लीकेशन देखिए, 141 को हम तोड़ देंगे 140 + 1 में,
अब 140 को 140 से यदि मल्टीप्लाई करते हो तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और डबल जीरो आ जाएगी प्लस 140 इस प्रकार से। अब यदि आप इनको देखो तो 196 से बड़ा तो वैसे एक ही ऑप्शन है, यहां तक भी आप चेक करते तो हो जाता, और जोड़ोगे 19740, यह आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया है कि इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, सबसे पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो 2/5 कितने के बराबर आएगा, 1/5 20% होता है तो ये हो जाएगा 40%। 1/3 33.33% होता है। जब 3/5 को हम लिखेंगे तो ये 60% के बराबर आएगा, ये 25% के बराबर होता है। आप और 1/10 कितने 10 के, तो ये 70% के बराबर होगा। 1/8 12.5 के बराबर होता है, तो इसको 5 से यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 62.5% के बराबर होता है। तो ये जो 1/1/2 1/3 ये सारी आपको भिन्न के मान याद होने चाहिए, परसेंटेज के अंदर ये भिन्नें कितनों के बराबर होती है, इनके मान आपको परसेंटेज में सारे मान याद होने चाहिए। लगभग 15 या 20 या 25 तक आप इनको याद होने चाहिए, जिससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कि मैंने इनके मान परसेंटेज में लिख दिए। बस अब आपको सबसे छोटा मान देखना है, कौन सा है 1/4। तो यानी सबसे पहले तो हमारा 1/4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 या 4 हो सकता है। उसके बाद वाला कौन सा है 25 के बाद 33, तो 1/3 1/3 ये भी आ रहा है 33। फिर कितना आएगा 2/5, तो बस 2/5 आ रहा है, यहाँ 3/5 आ रहा है पहले, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 68, इसके अंदर ये त्रिभुज दिए हुए नहीं गए थे आपको, मैंने बनाए हैं ये पहले से, क्योंकि मैं थोड़ा सा ड्राइंग्स सही नहीं बन पा रही है मेरे से। त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाओं की लंबाई दे रखी है आपको 6 4 9, इस प्रकार से दे रखी है। बताया नहीं गया कि कौन सी लंबाई कौन सी है, ठीक है कुछ भी। अब इस एक अन्य त्रिभुज है जो कि इसके समरूप है DEF, उसकी एक भुजा आपको 36 दे दी है जो त्रिभुज के समान है। तो DF का सबसे बड़ा संभाव्य परिमाप पूछा है, ये बड़े से बड़ा इसका परिमाप कितना हो सकता है यदि इसकी एक भुजा 36 है, ये दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यदि मैं 36 इस 9 वाली भुजा के बराबर मान लूं, क्या होता है कि जब समरूप त्रिभुज में क्या है, इनके अनुपात भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। जैसे यदि मैं इसको मान लेता हूं एक बार ABC और इसको मान लिया DEF, तो इनके अनुपात भुजाओं के बराबर होते हैं, यानी AB उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात में DE है, इसी प्रकार BC उसी अनुपात में होगी जिस प्रकार EF है, इसी प्रकार AC उसी अनुपात में होगी जिस प्रकार DF है। ये इनका अनुपात है जो बराबर होगा। तो देखो किस प्रकार से, तो यदि मैं 36 को यदि 9 के बराबर वाली भुजा को यदि मैं 36 मान लूँ, यदि इसको मान लूँ 36, तो एक की वैल्यू क्या है, ये 36 आएगी। तो ये 6 का मान तो इससे छोटा होगा, और देखिए 9 को मैंने 36 के बराबर यदि माना तो एक की वैल्यू 4 आ गई। अब मेरे को सबको 4 से मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा। तो जैसे ये 36 आ चुकी है, इसको यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 मान आ चुका है, इसको यदि मैं 4 से करूंगा तो 16 मान आ चुका है, यह आएगा आपका। अब यदि इसको देखो, ये आ चुके हैं मान। यदि मैं 36 को 4 वाली भुजा मानता, 36 को 4 वाली भुजा मानता तो क्या आता, 1 का मान 9 आता। अब मैं सबको 9 से करूंगा, देखो 9, इसको भी 9 से करेंगे, तो इसको तो किया तो 36 ही है, इसको 9 से किया 54 आएगा, और इसको 9 से किया तो 81 आएगा। तो बड़ा कब आया, जब इसको मैंने 36 के बराबर किसको रखा, 4 को रखा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये बड़ा से बड़ा उसने परिमाप पूछा है ना, तो हम इस 36 को सबसे छोटी भुजा के बराबर रखेंगे। तो अब यहां से हम ये माइनस कर देते हैं, ये वाला माइनस कर देते हैं, ये 36 भी हटा देते हैं।
ये अब हमारे, यदि मैं 4 को 36 के बराबर रखता हूं तो ये आएंगे हमारे, ये वाला सब हटा देते हैं, ये हो चुकी है बुझाई। अब इनको बस आपको जोड़ना है। परिमाप क्या होता है? तीनों का जोड़। तो 36 प्लस 54 प्लस 81 आप करोगे तो 171 आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 76। एक बोट जिसकी चाल शांत पानी में कितनी है? 11। धारा की दिशा में ये चाल है, यानी कि शांत जल में चाल x है जो कि 11 दे रखी है आपको। धारा की चाल y मान ली, और तो धारा की दिशा में चाल क्या होगा? x प्लस वाई। तो धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई इससे निकलेगी। टोटल दूरी है 28। इसको डिवाइड करना है 2 सही 20/60। इसको हमने घंटे में चेंज कर लिया है, 1/3 3 6 7/2 आ जाएगा। तो इसको 7/2 से मैं डिवाइड करता हूं, दूरी बट्टे समय, तो चाल आ जाएगी आपके पास। क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। चाल कितनी आई? 7 से 4 8 आ गई है। तो यदि ये 8 है, ये पूरा 11, ये पूरा तो 8 है। है धारा की दिशा में 2 घंटे 20 मिनट 2 है ये, और यहाँ आया था कितना? 1/3। तो 3 दूनी 6 6 और 1 7 7/2 7/2 नहीं नहीं नहीं, ये आएगा 2 सही 1/3 आएगा। तो 3 को इससे किया तो कितना आया? 3 दूनी 6 और 1 7 7/3 आएगा। 7/3 तो ये होगा 3 होगा, तो ये कितना आ गया? 12 आ चुका है आपका। यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आ चुका है हमारा? 12 आ चुका है। यहाँ पर x का मान कितना है? 11। 11 प्लस वाई बराबर 12, तो y का मान कितना आ चुका है? यदि आप इसको घटाओगे तो 1। तो धारा की चाल कितनी है? 1 है। क्वेश्चन नंबर 80। सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने 1 वर्ष में इतने के लाभ के रूप में कमाए। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में इतना प्राप्त हुआ। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात पूछे। यानी टोटल उनको 8400 रुपए मिले, उसमें से लाभ के रूप में। तो उसमें से सूरज को 4500 मिल चुके हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 45 35 और 3900 रुपए मिल जाएंगे। अब जिस अनुपात में राशि होती है उसी अनुपात में लाभ होता है, या जिस अनुपात में लाभ होता है उसी अनुपात में राशि होती है। तो 0 से 0 कट चुकी है, और ये 13 से नहीं 3 से जाएगा। 3 एकम 3 15, और ये 3 से 13, तो 15:13 उनकी जो राशि का अनुपात आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 का ऋण दिया, जिससे उसे 1200 रुपये ब्याज मिला। यानी 1200 रुपये कितने पर मिला है उसको? 12,000 पर। कितने साल में? 2 साल में। तो पहले तो हम ब्याज निकाल लेते हैं, तो ये कितना परसेंट होता है ब्याज इसका? तो ये आप काटोगे तो 2 0 और 1 0 कट जाएगी। अब ये 12 से 12 कटा, तो ये 10% ब्याज मिला उसको। कितने साल में? 2 साल में 10%। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 5% मिला होगा, क्योंकि साधारण ब्याज है। क्वेश्चन नंबर 54। ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी और सूट का कपड़ा इतने में बेच दिया। इस प्रकार ये 100 की चीज थी, ऐसे मत करिए। देखो 25% है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/4। यानी जो चीज 4 की थी, ये क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, और ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 4 की चीज क्या है? अंकित 1 बढ़ाकर लिखता है वो 5, यानी 5 हो गया। 12% को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो 12/100 करते हैं, काटते हैं, इसको कितना आता है? 3 4 से गया 3 बार, और ये 4 से गया 25। यानी 25 यदि अंकित मूल्य है तो कितने की छूट देता है वो? 3 की। तो वो चीज उसने 22 में बेची। अब यदि मैं इसको 5 को
5 से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर वाले को तो ये 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना हो जाएगा 20। अब हमारा रेशियो ये आ चुका है 20, 25, 22। तो लाभ कितने का हो रहा है यहाँ पर 20 पर 2 का हो रहा है, 20 पर 2 का हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है 20 पर। और बेची कितने में 22 में, 22 की वैल्यू आपको दी है, यानी 22 बराबर है 2750 के। पूछा क्या है उसने, लाभ पूछा है। एक की वैल्यू 2750/22, तो 2 की वैल्यू, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ये गया 11 बार, और 11 को आप इससे यदि करोगे तो 250, 250 रुपए। क्वेश्चन आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दिए गए छात्र ने, नीचे एक छात्र के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक दिए गए, आंकड़ों का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ये अर्धवार्षिक में उसके नंबर है, ये वार्षिक में। छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक में न्यूनतम सुधार किया है? तो न्यूनतम सुधार के लिए हम देखो इनका डिफरेंस है, जो सबसे कम किस में आ रहा है, यहां देखते हैं 5 का आ रहा है, यहां देखते हैं 3 का आ रहा है, यहां देखते हैं तो 2 का आ रहा है। तो सबसे कम डिफरेंस यहां आ रहा है और तो कहीं, तो सबसे ज्यादा यही किया, यानी कि सबसे कम सुधार यहाँ पे हुआ है। सामाजिक विज्ञान के अंदर सबसे कम सुधार हुआ है। अगला सवाल कि किस विषय में छात्र के प्रदर्शन में गिरावट आई है? गिरावट का मतलब पहले ज्यादा थे उसके नंबर, अब कम हो गए हैं वार्षिक परीक्षा में, तो ऐसा आपको विज्ञान में देखने को मिलेगा। छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में अधिकतम सुधार किया है? अधिकतम सुधार किया है यानी सबसे ज्यादा सुधार किया है। अब देखो यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का था, और यहाँ मेरे को सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है 77 पर। ये तो हाँ, तो यहाँ सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो गणित में उसने सबसे ज्यादा सुधार किया है। नीचे दिए, अब हिंदी में छात्र के प्रदर्शन में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ है? तो हिंदी में कितने का हुआ है? 5 का सुधार हुआ है। पहले कितने थे उसके? 80 थे, तो 80 पे उसने 5 बढ़ा लिए इस बार। तो 1 से काटोगे तो 1 16, 16, तो 16 का यदि 100 में भाग दोगे आप, 6 सही 4/16 यानी 1/4, 16 सही 1/4% के बराबर होता है। या हाँ, तो इसने इस रूप में दिया है आपको, तो इसको कर लो आप, 4, 24, 1 25/4, ये हो चुका है। दोस्तों आज का पेपर हमारा यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। कैसा लगा आपको ये पेपर? कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।